जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अशोक स्तंभ के बारे में, यानी अशोकन पिलर्स के बारे में। आप जानते हैं कि मौर्यन पीरियड के समय सम्राट अशोक ने इसे बनवाया था और अपने एम्पायर के विभिन्न जगहों पर इसे खड़ा करवा दिया था। इसके आज के डेट में बहुत सारी प्रासंगिकता मिलती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहला बात करते हैं इसके महत्व के बारे में। तो इससे बहुत सारी हिस्टोरिकल नॉलेज मिलते हैं, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जानकारियां। ये जानकारियां आज के लिए भी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप देखेंगे कि बहुत सारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं और उस दौर की जो चुनौतियां हैं, आज के समय के सामाजिक व्यवस्थाओं और चुनौतियों से बहुत हद तक मेल खाती है। इसलिए ये जानकारियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और दूसरा चीज ये है कि हम अपने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कई बार इतिहास से बहुत कुछ सीखते हैं। इस चीज के लिए भी ये जानकारियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और एक चीज और है, आज की जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं कैसे डेवलप हुई, कैसे उनका ओरिजिन हुआ, स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो इन जानकारियों से वो भी हम समझ सकते हैं। इससे हमारे विचारों को एक ब्रॉड नजरिया मिलता है इन चीजों को समझने के लिए, इसलिए ये जानकारियां प्रासंगिक हो जाती हैं। दूसरा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में जानकारी मिलती है कि उस दौर के आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसे थे। आप देखेंगे कि अशोकन पिलर्स काफी खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं और काफी लंबे लंबे हैं, तो उस समय की टेक्निक्स, क्या कलाएं यूज की गई हैं, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तीसरा चीज मोरल, यानी नैतिक जानकारियां। उन पिलर्स पे बहुत सारी नैतिक जानकारियां भी दी गई हैं, मोरल नॉलेज भी है, जो आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। और रिलीजियस, यानी आप देखेंगे कि अशोक जो है बुद्ध धर्म को पालन करते थे, तो बुद्ध धर्म के बारे में भी। और जो कंटेम्पोररी जो उस समकालीन और धर्म थे, जैन थे, हिंदू धर्म भी काम कर रहे थे, आजीविका थे, तो उन धर्मों के बारे में भी जानकारियां कुछ हद तक मिलती हैं इससे। तो इन पैरामीटर्स के हिसाब से अशोक स्तंभ काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, हम समझते हैं इसके इंस्क्रिप्शन के बारे में कि उस पे लिखा क्या गया है। तो पहली बात तो उस पे एनिमल स्लॉटर बैन, यानी कि जो जीव हत्या है उसको रोकने की बात कही गई है, और उनके प्रति जेनरोसिटी यानी दया भाव की बात करी गई है। दया भाव दो सेंस में, एक तो उसको जान से मारते हैं और खा जाते हैं, दूसरा चीज कि कुछ लोग उन्हें बेवजह प्रताड़ित भी करते रहते हैं। तो इन दोनों भाव के रूप में, इन दोनों कृत्यों के प्रति दया भाव के लिए उस पे जो है बात करी गई है। दूसरा चीज है कंसर्न अबाउट स्लेव्स एंड सर्वेंट्स। जो स्लेव्स होते हैं, सर्वेंट हैं यानी नौकर हैं, दास हैं, उनके प्रति भी एक दया की भावना, उदारता की भावना की बात करी गई है। हालांकि आज के समय में स्लेव्स तो नहीं है, लेकिन नौकर तो हैं, तो इसलिए भी ये जानकारियां प्रासंगिक हो जाती हैं। तीसरा, रिक्वेस्ट टॉलरेंस टू ऑल रिलीजन, यानी कि उस दौर में आप देखेंगे जैसे बुद्ध धर्म था, हिंदू धर्म था, जैन धर्म, आजीविका, तो इन सारे धर्मों को पालन करते हुए एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर सकें, उनके प्रति कैसे सहनशीलता बनाए रखें, इसके लिए भी ये जानकारियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे आज के समय में देखेंगे बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं भारत में, तो वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के साथ रहें। तो ये पिलर्स जो हैं, ये जो जानकारियां हैं, एक शिक्षा प्रदान करती हैं कि कैसे हम एक साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के साथ रहें। चौथा हो गया पब्लिक वेलफेयर, यानी जो सामाजिक स्कीम्स हैं, सामाजिक समाज कल्याण के, इन चीजों के बारे में भी उन पिलर्स पे मिलता है। तो आप देखेंगे कि आज के समय में भी समाज कल्याण की बात करी जाती है, समाज कल्याण के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलती है, उस दौर में भी चलती थी। यानी कि जो चुनौतियां आज की हैं, उस दौर में भी वो चुनौतियां थी, यानी 2-2.5 हजार साल पहले भी वही चुनौतियां थी जो आज के समय में है। यानी हमें इससे कितना सीखने की जरूरत है और कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये भी हम इससे सीख सकते हैं। और वीमेन वेलफेयर के बारे में भी जानकारी मिलती है। उस दौर में भी वीमेन के लिए कंसर्न था और उनके कल्याण के लिए जो है कि अलग अलग स्कीम्स चलती थी। हालांकि एक सेपरेट डिपार्टमेंट भी उस समय बना रखा था वीमेन वेलफेयर के लिए। जैसे आप देखेंगे आज के दौर में भी वीमेन वेलफेयर के लिए अलग डिपार्टमेंट बना रखा है, उस समय में भी जो वीमेन वेलफेयर के लिए अलग डिपार्टमेंट बना रखा था, इसलिए भी ये जानकारियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं इन चीजों को समझने के लिए। एक चीज और है रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, जो हम लोगों को बड़ों के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। ये तो नैतिक जानकारी है, नैतिक शिक्षा है। इन चीजों के बारे में भी उस पर मेंशन है, इससे भी हम काफी कुछ सीख सकते हैं। और कंटेम्पोररी किंगडम्स, यानी जो समकालीन और किंगडम्स थे, उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे साउथ के चोला हो गए, चेरा हो गए, पांड्या हो गए, और श्रीलंका यानी सिलोन के बारे में भी जानकारी मिलती है। ये तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो गई। भारत के बाहर इजिप्ट के बारे में और मैसिडोनिया के बारे में
इन सब किंगडम्स के बारे में भी जानकारी मिलती है। इन सब किंगडम के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखे जाते थे। अच्छा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के दो तीन मतलब होते हैं। एक तो आदमी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से डिप्लोमेटिक रिलेशन रखता है, और दूसरा चीज हो गया व्यापार की दृष्टि से, व्यापार करने के लिए, इसके लिए डिप्लोमेटिक रिलेशन रखता है। और तीसरा हो गया अपने कल्चर के प्रचार प्रसार के लिए, इसका भी काफी प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे देश की कल्चर और दूसरे देश के लोगों को पसंद आता है तो उनका हमसे जुड़ाव महसूस होगा। अगर जुड़ाव महसूस हुआ तो जो व्यापार हुआ इसको फायदा मिलेगा, इस तरह से कंट्री को फायदा होता है। तो एक वजह ये भी होता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस का। और प्रयाग प्रशस्ति जो है, अशोका पिलर्स का ये प्रयाग प्रशस्ति है जो इलाहाबाद में पाया जाता है। उस पे जो समकालीन किंगडम थे उनके बारे में तो जानकारी मिलती ही है, उसके आगे जो कालखंड में जो कुछ किंगडम्स आए उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे गुप्ता पीरियड के समुद्रगुप्त जो थे उसी सेम पिलर्स पे अपने इंस्क्रिप्शन करवाए थे, और मुगल काल में जहांगीर भी उसी सेम पिलर पे इंस्क्रिप्शन करवाए हैं। तो इन दोनों कालखंडों के विषय में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, इसलिए भी ये चीजें प्रासंगिक हो जाती हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज कलिंग वार के बारे में जानकारी मिलती है। कलिंग वार वही वार है जिसमें आप देखेंगे कि अशोका का हृदय परिवर्तन हुआ था, और हृदय परिवर्तन होने की वजह से वो भेरी घोष से धर्म घोष की ओर अपनी पॉलिसी को शिफ्ट किए थे। भेरी घोष क्या है? भेरी घोष का मतलब ये हो गया कि जब कोई राजा या कोई किंग जब सैनिक बल की वजह से किसी दूसरे किंगडम्स को अपने किंगडम्स में मिलाता है, किसी दूसरे किंगडम्स को कॉन्कर करता है, तो वो भेरी घोष कहते हैं। और जब धर्म की वजह से, धर्म के प्रचार प्रसार की वजह से, शिक्षा की वजह से, प्रेम की वजह से अगर दूसरे राज्य को अपने राज्य में जोड़ लिया जाता है तो उसको धर्म घोष कहते हैं। तो ये जानकारी भी इन पिलर से मिलती है। अब बात करते हैं क्राउन एनिमल्स के बारे में, कि जो अशोक स्तंभ पे क्राउन एनिमल्स हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली चीज की आप देखेंगे कि बहुत सारी जगहों पे अशोक स्तंभ पाए गए हैं, तो उनमें जो क्राउन एनिमल्स हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कुछ जगहों पे आप देखेंगे शेर का चित्र मिलता है, कुछ जगहों पे एलिफेंट का, कुछ जगहों पे बुल का। और जो सारनाथ का पिलर है, सारनाथ के पिलर पे जो क्राउन एनिमल है वो 4 लायन है बैक टू बैक, और उसका जो अबेकस है, अबेकस का मतलब कि वो आधार जिन पे क्राउन एनिमल्स बनाए जाते हैं और उसके नीचे शाफ्ट होता है, तो ये वाला जो पार्ट होता है वो अबेकस होता है। तो उस पे जो है सारनाथ के पिलर्स पे लायन मिलता है, एलिफेंट मिलता है, बुल मिलता है, और हॉर्स मिलता है, और एक चक्र मिलता है। जो देखेंगे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज है, उस राष्ट्रीय ध्वज पे जो चक्र का चित्र बनाया गया है उसको यहीं से लिया गया है। अब समझते हैं कि ये जानवर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला है लायन। लायन बुद्ध के वंश को रिप्रेजेंट करता है। बुद्ध का वंश शाक्य वंश था, और उस वंश का जो सिंबल था वो लायन था, तो उनके शाक्य वंश को रिप्रेजेंट करता है लायन। दूसरा एलिफेंट। एलिफेंट रिप्रेजेंट करता है बुद्ध के जन्म को और पावर एंड पीस को, यानी शक्ति और शांति को। जैसे हाथी होता है तो उसके पास ताकत बहुत होता है लेकिन वो शांति से रहता है, इसलिए उसको पावर एंड पीस का सिंबल माना जाता है। और तीसरा बुल हो गया। बुल प्रगति का सिंबल माना जाता है। जैसे हमारा देश कृषि प्रधान देश है, उस समय भी था, आज के समय में तो मान लीजिए कुछ और सेक्टर्स काम कर रहे हैं, इन वजह से आप देखेंगे कि जीडीपी में भी अदर सेक्टर्स का भी योगदान ज्यादा है, तो कृषि हालांकि फिर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस समय जो मुख्य स्रोत था वो कृषि ही था। और जो कृषि किए जाते थे वो बैल के माध्यम से किए जाते थे। हालांकि आज के डेट में ट्रैक्टर के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन उस समय बैलों के माध्यम से किया जाता था, इसलिए बैल बहुत इंपॉर्टेंट थे और प्रगति के सिंबल माने जाते थे। और एक बचा हॉर्स। घोड़ा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो घोड़ा जीवन चक्र को रिप्रेजेंट करता है, जो हमेशा घूमता रहता है। ये हो गया, ये जो जानवर है इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जो सारनाथ का पिलर है ये धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है, धर्म चक्र परिवर्तन का सिंबल माना जाता है। अच्छा, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है इसको समझ लेते हैं। पहले समझते हैं कि धर्म क्या है। तो आप देखेंगे कि जितने भी धर्म हैं दुनिया के, उन धर्मों में कुछ न कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, सामाजिक नियम बनाए गए हैं कि पिता का, माता का बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य होगा, बच्चों का अपने पेरेंट्स के प्रति क्या कर्तव्य होगा, उनका समाज के प्रति क्या जिम्मेदारियां होंगी। समाज को रेगुलेट करने के लिए ये सब नियम कानून, सामाजिक नियम और व्यवस्थाएं बनाई जाती थी, और उसको धर्म से जोड़ा जाता था ताकि उस पर बिलीव रहे लोगों का।
तो बिलीफ डेवलप किए जाते थे, वैल्यूज डेवलप किए जाते थे, धारणाएं डेवलप की जाती थी और उनको धर्म में एक मोल्ड कर दिया जाता था, यानी ढाला जाता था। तो ये हो गया धर्म। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? धर्म चक्र परिवर्तन इसलिए क्योंकि सारनाथ में जब बुद्ध पहली बार उपदेश दे रहे थे, उसे धर्म चक्र परिवर्तन माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो पहले से बिलीफ्स थे, जो पहले से नियम थे, तो बुद्ध एक अलग नियम समाज को दे रहे थे, अलग सामाजिक व्यवस्थाएं और अलग अलग जो कल्चर्स है, उनके जो वैल्यूज है, उनके बारे में अवेयर करा रहे थे लोगों को। तो इसलिए जो लोगों के बिलीफ्स थे, लोगों के जो रहन सहन थे, जो सामाजिक नियम थे, वो चीजें कुछ न कुछ मात्रा में चेंज हो रही थी। इसलिए उसको बोलते हैं टर्निंग द व्हील ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म का परिवर्तन। इसलिए उसको धर्म चक्र परिवर्तन का सिंबल माना जाता है सारनाथ के पिलर को। अच्छा, सारनाथ के पिलर को ही राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। तो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में क्यों स्वीकार किया गया है, इसको समझ लेते हैं। ये जो सारनाथ का पिलर है और क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। तो पहला तो आप देखेंगे कि ये अशोक द्वारा बनाया गया था, अशोक ने इसको बनवाया था। तो अशोक प्रेम के परिचायक रहे, दुनिया को प्रेम का मैसेज दिए, प्रेम का प्रचार प्रसार किए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा चीज आप देखेंगे कि जो लायन है, ये बुद्ध के वंश को रिप्रेजेंट करता है, यानी बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है। और बुद्ध हमारे गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत के एक आधार है, एक धरोहर है। इसलिए इसके माध्यम से हम अपने गौरवशाली इतिहास को भी व्यक्त करते हैं। दूसरा, एलिफेंट जो है, एलिफेंट जो है पावर एंड पीस को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो हमारा देश है, इसके माध्यम से ये संदेश देना चाहता है कि हम ताकतवर हैं, लेकिन हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस में विश्वास रखते हैं। तो इसलिए ये भी इस तरीके से हम व्यक्त करते हैं इस पिलर्स के माध्यम से। तीसरा, बुल हमारी प्रगति का जो सिंबल है, बुल के माध्यम से हम अपने देश की प्रगति को सिंबलाइज करते हैं, यानी व्यक्त करते हैं। और जो हॉर्स है, वो जीवन चक्र को व्यक्त करता है। तो हम इस माध्यम से बताते हैं कि जो जीवन चक्र है, ये अपनी फिलॉसफी को भी बताते हैं। तो इतनी सारी जानकारियां जो है एक साथ पिलर्स के माध्यम से ही मिल जाती है। और धर्म चक्र परिवर्तन, इसका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे उतने दौर की गुलामी के बाद जब हम आजाद हुए, तो एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक अलग नियम कानून बनाया गया, सबको अधिकार दिया गया। और उसमें आप देखेंगे मूल कर्तव्य भी है, वो सारी चीजें भी बताई गई। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को भी इसके माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है, सारनाथ पिलर्स के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं कि एक पिलर के माध्यम से ही कितनी सारी चीजें रिप्रेजेंट करते हैं। इससे भारत का पूरा दर्शन, सांस्कृतिक विरासत, राजनीतिक और अपनी पॉलिसी भी इस पिलर्स के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं। आप कह सकते हैं कि जो सारनाथ का पिलर है, एक तरीके से भारत की अंतरात्मा को व्यक्त करता है। तो ये रहा अशोक स्तंभ के बारे में पूरी जानकारी। वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।